प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे आज की इस वीडियोस में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंबाइंड स्ट्रेसेस के बारे में। किसके बारे में? कंबाइंड स्ट्रेसेस के बारे में। तो कंबाइंड स्ट्रेसेस आपका चैप्टर नंबर 8 है और हम लोग जो है सिविल बूस्टर जो बुक आता है ना, सिविल की गोली के तरफ से, उस बुक को जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लंबे टाइम मैंने जो है इस सीरीज़ को रोक दिया था क्योंकि आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, इस कारण से। बट अब धीरे धीरे फिर से जो है रिस्पांस आने स्टार्ट हो चुके हैं कि इस सीरीज़ को और कंटिन्यू किया जाए, इसलिए इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन है ना। तो यहाँ पे आप अगर कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन को देखेंगे तो ये आपका प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस है ना। तो इसमें आपका ये आपका सेक्शंस हो गया, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस आपका यहाँ पे हो गया। ठीक, तो अब इस एक्स एक्सिस में क्या होगा? टोर्सन भी आ रहा है, एक्स एक्सिस में भी टोर्सन आ रहा है, यानी मूवमेंट आ रहा है। तो इसको अलग अगर डायग्राम बनाएं तो बेंडिंग स्ट्रेस का यहाँ पे आपका बन जाएगा, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस का आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे सिग्मा मैक्स हो जाएगा और टाउ मैक्स जो कि टॉर्सन को रिप्रेजेंट कर देगा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस को। तो पॉइंट ए पे, है ना, ए पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पॉइंट ए है। तो ए पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा यानी सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिन जो होगा वो इक्वल टू आपका आएगा 16/πd3 इंटू एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कि टाउ मैक्स होगा वो इक्वल टू आएगा 16/πd3 इंटू स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। प्योर टॉर्सन टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16t/πd3 सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 32m/πd3। ये आपका होगा। फॉर पॉइंट बी पॉइंट के लिए टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू -16t/πd3 सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 16t/πd3 होगा। तो इक्विवेलेंट मोमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा एम ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम प्लस स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो जो इक्विवेलेंट टॉर्क होगा टी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल शियर एक्सियल फोर्स, है ना, जो कंबाइंड बेंडिंग और एक्सियल फोर्स है, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -p/a। क्या होगा? -p/a माइनस p इंटू ई एक्स इंटू एक्स बाई आई वाई माइनस p/e/y इंटू y/i/x। यहाँ पे निगेटिव साइन जो है रिप्रेजेंट हमें करता है कि वो कंप्रेशन में है, टेंशन में वो नहीं है। अगर टेंशन में रहता तो पॉजिटिव होता, कंप्रेशन में है यानी निगेटिव हम लोग जो है उसको मानकर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे फिगर। इस फिगर के थ्रू आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये आपका ई एक्स है ना, ये ई वाई है और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट डी है ना। यहाँ पे पॉइंट कहीं पे डी आपका दिया है और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो जो इक्वेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा उस पुट सिग्मा इज इक्वल टू 0 कितना लेकर चलेंगे? सिग्मा इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। तो ई एक्स बाई आर वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ई वाई बाई आर एक्स
स्क्वायर 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कर्ण, कर्ण जो है वो एक कोर एरिया है ऑफ सेक्शंस इन विच द लोड अप्लाइड, जिसमें लोड जो है आपका अप्लाई किया जाता है। टेंशन विल नॉट बी इंड्यूस्ड इन द सेक्शन, टेंशन जो है इंड्यूस नहीं होता है आपका। तो जो कोर है कॉर्न का फॉर डिफरेंट सेक्शन के लिए, अगर हॉलो सेक्शन के लिए अगर बात किया जाए है ना तो अलग होगा, और सॉलिड के लिए बात किया जाए तो अलग होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर के बारे में। तो सॉलिड सिलेंडर में अगर बात किया जाए तो डायमीटर ऑफ कॉर्न जो होगा वो d/4 होगा और शेप सर्कुलर होगा। वही हॉलो सर्कुलर में बात किया जाए तो डायमीटर ऑफ कॉर्न जो होगा ये आपका मिडिल में जो है ये आपका साइडेड ये आपका कॉर्न है। तो ये कॉर्न जो है वो आपका हो जाएगा कैपिटल D का स्क्वायर प्लस स्मॉल d का स्क्वायर बाई 4d। ये भी सर्कुलर शेप में आपका यहाँ पे होगा। वही रेक्टेंगुलर के बारे में बात किया जाए तो इसका शेप जो है रोम्बस होगा और कॉर्न का डायमीटर जो है वो डायमेंशन जो है b/3 इंटू d/3 आएगा। स्क्वायर सेक्शन में d/3 आएगा और स्क्वायर शेप का आपका होगा। फ्लिंच्ड बीम, फ्लिंच्ड बीम क्या होता है? तो फ्लिंच्ड बीम वह कंपोजिट बीम होता है जो कि लकड़ी और स्टील से बनता है। किससे? लकड़ी और स्टील, यानी वुड और स्टील से बनता है, जिसमें वुडन सेक्शन जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बाय मेटल प्लेट आइदर प्रोवाइडेड बाय बॉटम एंड टॉप और एट साइड्स साइमेट्रिकली। जनरली जो टॉप और बॉटम फ्लिंच्ड बीम होता है वो 3 to 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन साइड फ्लिंच्ड बीम के, है ना, जो साइड फ्लिंच्ड बीम होता है उसके कंपैरिजन में। इन कंपोजिट बीम, है ना, कंपोजिट बीम में जो न्यूट्रल एक्सिस होता है ना, कंपोजिट बीम में जो न्यूट्रल एक्सिस होता है विल नॉट पास, है ना, वो नहीं गुजरता है थ्रू सेंट्रॉयड ऑफ कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट सेक्शन के सेंट्रॉयड से, बट इट पासेज थ्रू सेंट्रॉयड ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन। लेकिन जो सेंट्रॉयड होता है इक्विवेलेंट सेक्शन का, वहाँ से क्या करता है? पास करता है। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर्स आपका इसी टॉपिक में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कॉलम, है ना। कॉलम को मेनली जो है 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है शॉर्ट कॉलम, दूसरा होता है लॉन्ग कॉलम और तीसरा होता है मीडियम या मतलब बीच भी इंटरमीडिएट साइज कॉलम होता है, बीच वाला कॉलम होता है। जो शॉर्ट कॉलम होता है उसमें जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो लेस दैन 32 होता है ना। यानी कोई कॉलम लिए और उसका सिलेंडरनेस रेशियो मेजर किए और सिलेंडरनेस रेशियो मेजर करने के बाद हमें ये पता चला कि वो 32 से कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसे शॉर्ट कॉलम कहेंगे। मीडियम कॉलम किसे कहेंगे? मीडियम कॉलम को जानने से पहले हमें एक जानना पड़ेगा लॉन्ग कॉलम के बारे में। तो लॉन्ग कॉलम किसे कहेंगे? लॉन्ग कॉलम वह कॉलम होगा जिसका सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो 120 से ज़्यादा हो। क्या हो? 120 से ज़्यादा हो तो उसको जो है हम लोग लॉन्ग कॉलम कहेंगे। और मीडियम कॉलम क्या हो जाएगा? तो जब सिलेंडरनेस रेशियो किसी भी कॉलम का मेजर करने के बाद हमें ये पता चले कि वो 32 और 120 के बीच में है। किसमें? 32 और 120 के बीच में है, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम कॉलम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मीडियम कॉलम कहते हैं। ओके, अब बात किया जाए कॉलम के फेलुअर की, तो कॉलम जो है कई तरीके से फेल होता है। जैसे लॉन्ग कॉलम जो है जनरली बकल करता है, इंटरमीडिएट कॉलम जो है बकल और क्रश दोनों होता है, लेकिन शॉर्ट कॉलम जो है जनरली हमेशा क्रशिंग के कारण से फेल होता है। ओके, तो अजम्पशंस अगर बात किया जाए इलर्स थ्योरी की, तो ये अप्लीकेबल है लॉन्ग कॉलम के लिए सिर्फ। इसमें जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो ग्रेटर देन आपका 120 होता है, यानी 120
के बराबर आपका होता है, जो कि बकलिंग फेल्यूर जनरली जो है हमें देखने को मिलता है। ओके, ये प्योरली एक्सियल लोडिंग के लिए होता है। मटेरियल जो है आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस और लीनियर इलास्टिक होता है। परफेक्टली स्ट्रेट एक्सिस ऑफ कॉलम आफ्टर लोडिंग, है ना, लोडिंग लगाए और उसको अनलोड किए, है ना, लोड लगा हुआ था उसको हटा दिए, लोड को हटा दिए, भाई भाग जा, हट जा। तो लोड को जैसे ही हटाएंगे तो परफेक्टली स्ट्रेट एक्सिस ऑफ कॉलम जो है हमें प्रोवाइड करेगा। ईलर्स फार्मूला के बारे में अगर बात किया जाए तो ईलर्स फार्मूला जो है वो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस का, है ना, जो डायरेक्ट स्ट्रेस आता है उसका इफेक्ट हम लोग नहीं लेकर चलते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। PE इज इक्वल टू बकलिंग लोड, P इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, और आई मीन इज इक्वल टू मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना, वो क्या होता है, सेंट्रोइडल एक्सिस के होता है। यहाँ पे बात किया जाए अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए अलग अलग हम लोग जो है इफेक्टिव लेंथ जो है लेकर चलते हैं बेस्ड ऑन इंड कंडीशन। किस पे बेस्ड, इंड कंडीशन पे बेस्ड आपका होता है। इंड कंडीशन अगर थ्योरेटिकल एल इफेक्टिव है तो वन एंड हिंज्ड और नहीं, वन एंड फिक्स्ड और वन एंड फ्री का 2L होगा, और बोथ एंड हिंज्ड का L होगा और बोथ एंड फिक्स्ड का L/2 होगा। वन एंड फिक्स्ड और वन एंड हिंज्ड का L/√2 होगा। वही L इफेक्टिव अगर अकॉर्डिंग टू IS कोड अगर बात किया जाए तो वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री के लिए 2L, बोथ एंड हिंज्ड के लिए L, बोथ एंड फिक्स्ड के लिए 0.65L एंड वन एंड फिक्स्ड और वन एंड हिंज्ड के लिए आपका 0.L आपका होगा। वैलिडेटिंग ऑफ एलर्स थ्योरी, एलर्स थ्योरी का अगर वैलिडिटी के बारे में बात किया जाए तो वैलिडेट करेगा आपका कब, जब हमारा सिग्मा CR, है ना, जब सिग्मा CR जो है वो इक्वल होगा पाई स्क्वायर E बाई लैम्डा का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं शॉर्ट कॉलम का, लॉन्ग कॉलम का और इंटरमीडिएट कॉलम का विद फेल्यूर कर्व, है ना, फेल्यूर कर्व के साथ, और एक्स एक्सिस पे आपका लैम्डा है और वाई एक्सिस पे आपका सिग्मा वाई है, वाई एक्सिस पे क्या है, सिग्मा वाई है। तो देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं भाई कि PE इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है, पाई स्क्वायर E A R मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आप करोगे तो सिग्मा C, है ना, सिग्मा C इज इक्वल टू आपका हो जाएगा PE बाई A। तो यहाँ पे A से A तो कट जाएगा, है ना, A से A कट जाएगा, और उसके बाद R मिनिमम जो है वो L इफेक्टिव बाई R मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, है ना, L लैम्डा का स्क्वायर। तो फॉर माइल्ड स्टील के लिए, है ना, माइल्ड स्टील के लिए जो PCR क्रशिंग होता है ना, क्रशिंग लोड जो होता है वो होता है 250। इलास्टिक मॉडुलस जो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो लैम्डा C इज इक्वल टू आ जाएगा 88.89 आपका आएगा फॉर ईलर्स लॉ, जो कि अप्लीकेबल हमारा यहाँ पे होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, ईलर्स लॉ हमारा अप्लीकेबल होता है। बात किया जाए आपका रैंकाइंस फार्मूला की, तो फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम 1/PR इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE। PC जो है क्रशिंग लोड है जो कि सिग्मा C इंटू A हो जाएगा, PE जो है ईलर्स लोड होगा और PR जो है रैंकाइंस लोड होगा।
तो पी आर इज इक्वल टू पी सी बाई 1 प्लस पी सी बाई पी ई इज इक्वल टू सिग्मा सी ए बाई 1 प्लस सिग्मा सी ए बाई पाई स्क्वायर ई ए बाई पाई स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा सी ए बाई 1 प्लस अल्फ़ा लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ये पी आर का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा रैंकाइंस लोड का। किसका, रैंकाइन लोड का ये फॉर्मूला जो है आपका हो जाएगा। तो एरिया जो है यहाँ पे कॉलम का ए से दिया गया है और रैंकाइंस कांस्टेंट जो कि अल्फ़ा है उसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा सी बाई पाई स्क्वायर ई। तो फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए इन विच इसेंट्रिक लोडिंग इज अप्लाइड, जहाँ पे इसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई किया जाता है, सेकेंड फार्मूला इज यूज्ड, है ना। वहाँ पे क्या यूज करते हैं, सेकेंड, है ना, सेकेंड फार्मूला का यूज हम लोग जो है करते हैं। और क्या है, स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो प्राइमरी फंक्शंस होता है स्प्रिंग का वो होता है डिफ्लेक्ट और डिस्टॉर्ट करना। जब लोड उस पर लगता है और लोड लगने के बाद जब लोड को हटाया जाता है तो उसके ओरिजिनल शेप को क्या करता है, गेन करने का, रिकवर करने का काम करता है स्प्रिंग में, है ना। स्प्रिंग को आप दबाते हो दब जाता है, जैसे ही आप लोड हटाते हो वो वापस अपने शेप पे आ जाता है। तो वही आपका स्प्रिंग का मेन और प्राइमरी फंक्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। बात किया जाए स्प्रिंग का यूज़ क्या, तो कई सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। जैसे आपका ऑटोमोबाइल हो गया, रेलवे वफर्स हो गया, है ना, जिसमें कैजन्स एब्जॉर्प्शन एंड कंट्रोल एनर्जी ड्यू टू शॉक एंड वाइब्रेशंस, वो आपका यहाँ पे हो जाता है। ड्यूरिंग डिफ्लेक्शंस एंड डिस्टॉर्शंस, ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और रिलीज़ करता है एनर्जी को, सेम, है ना, एक जैसा। जैसा एब्जॉर्ब किया जितना एनर्जी उतना ही एनर्जी रिलीज़ करेगा जब लोड हम लोग लगाए थे और लोड हटा देंगे उस कंडीशन में, व्हेन रिक्वायर्ड विदाउट हैविंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। बात किया जाए स्प्रिंग की तो लीफ स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग, ये दो टाइप ऑफ स्प्रिंग जो है आपके यहाँ पे होता है। जो हेलिकल स्प्रिंग होता है ये अगेन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल एंगल, उसमें लेस दैन 10 डिग्री होता है, और ओपन कॉइल्ड जिसमें हेलिक एंगल जो है 10 डिग्री से ज़्यादा होता है। ओके। स्प्रिंग जो होता है वो जनरली क्लासिफाइड किया जाता है एज ए लीफ स्प्रिंग एंड हेलिकल स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग जो है वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ थिन कवर्ड प्लेट्स और ईच ऑफ सेम थिकनेस एंड विड्थ बट ऑफ डिफरेंट लेंथ, ऑल बेंट टू द सेम कर्वेचर। जो हेलिकल स्प्रिंग होता है आर फॉर्म्ड बाय कॉइलिंग थिक स्प्रिंग वायर इनटू द हेलिक्स। जो हेलिकल स्प्रिंग होता है आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। व्हेन द हेलिक्स एंगल जो होता है लेस दैन 10 डिग्री होता है उसे हम लोग क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं, जिसमें टॉर्सनल स्ट्रेस जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होते हैं इन सच स्प्रिंग एंड क्लोज्ड जो कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग होता है वो टॉर्सन स्प्रिंग होता है। इफ़ द हेलिक्स एंगल इज सिग्निफिकेंट, अगर हेलिक एंगल जो है सिग्निफिकेंट है, देन वायर एक्सपीरियंसेस बोथ टॉर्सन एंड बेंडिंग स्ट्रेस। सच टाइप ऑफ स्प्रिंग इज टर्म्ड एज ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग एंड ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग जो होता है वो बेंडिंग स्प्रिंग होता है। जो एंगल मेड होता है बाई कॉइल विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ हेलिक्स, है ना। ये जो एंगल है कॉइल के बीच में कनेक्टेड है ना, ये अल्फा से
तो ये एंगल जो है आपका हेलिक एंगल है, और बेस वाला एरिया की लेंथ क्या है, तो 2πr, और परपेंडिकुलर कितना है, तो p आपका दिया गया है। इनक्लोज क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है ना, इनक्लोज क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग जो मटेरियल होता है वो सब्जेक्टेड होता है टू द टॉर्सनल मोमेंट है ना, किसमें, टॉर्सनल मोमेंट। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टाउ इन ट्रावर्स प्लस माइनस टाउ टॉर्सन। टाउ टॉर्सन विल बी मैक्सिमम, जो टाउ टॉर्सन है वो मैक्सिमम होगा एट आउटमोस्ट फाइबर है ना, आउटमोस्ट फाइबर पे ऑफ वायर के। क्रॉस सेक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। बात किया जाए अगला प्रूफ लोड। प्रूफ लोड वह सबसे ज़्यादा लोड होता है स्प्रिंग पे जो कैरी करता है विदाउट गेटिंग परमानेंट डिस्टॉर्टेड है ना, परमानेंट डिस्टॉर्शन होने से पहले तक जो मैक्सिमम लोड है ना ले रहा है स्प्रिंग, उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ लोड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रूफ लोड कहते हैं। प्रूफ रेजिलियंस, जो प्रूफ रेजिलियंस है, प्लेन एनर्जी हो, स्ट्रेन एनर्जी होता है ना, क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी होता है जो स्टोर्ड होता है व्हेन प्रूफ एनर्जी अप्लाइड है ना, जब प्रूफ एनर्जी अप्लाई किया जाता है तब। प्रूफ स्ट्रेस जो है मैक्सिमम स्ट्रेस होता है इन स्प्रिंग व्हेन प्रूफ लोड इज अप्लाइड। स्प्रिंग कांस्टेंट ये एक स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग होता है जो कि मेजर्ड किया जाता है इन लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग, इसमें जो स्प्रिंग एनर्जी होता है उसमें स्ट्रेन एनर्जी कंज्यूम होता है ना स्प्रिंग में। तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 T² L/G/J होगा। तो हम लोग जानते हैं कि भाई T इज इक्वल टू PR और L इज इक्वल टू 2πRN, J इज इक्वल टू πD⁴/32। तो यहाँ पे इस वैल्यू को यूज करेंगे। तो एक्सियल डिफ्लेक्शन लैम्डा इज इक्वल टू या डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा del U/del P इज इक्वल टू 64PR³ इंटू N बाई कैपिटल D इंटू स्मॉल d का पावर 4। जो स्टीफनेस होगा स्प्रिंग की इज इक्वल टू P बाई डेल्टा लैम्डा डेल्टा इज इक्वल टू GD⁴/64R³ इंटू N। प्रूफ लोड P मैक्स इज इक्वल टू πD⁴3/116R इंटू सिग्मा मैक्स। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, दो तरीके का कनेक्शंस आपका होता है। पैरेलल कनेक्शंस में अगर बात किया जाए तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 + K2 + K3 ... Kn होगा। वही अगर सीरीज़ में बात किया जाए, सीरीज़ कनेक्शंस में, तो उसमें K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 + 1/K2 + 1/K3 ... 1/Kn। इफ़ स्प्रिंग इज कट, अगर स्प्रिंग को हम लोग कट करते हैं डाउन बाई K टाइम्स, तो जो स्ट्रेन एनर्जी होगा वो डिक्रीज करेगा 1/K टाइम्स से। इसका मतलब कि अगर स्टीफनेस इंक्रीज करता है बाई K टाइम्स, तो जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा 1/K टाइम्स से। फ्लैट स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग जो होता है वो बैंड होता है ऑफ स्टील रैप्ड अराउंड इटसेल्फ नंबर ऑफ टाइम्स। एप्लीकेशंस अगर बात किया जाए तो पहला एप्लीकेशन होता है अलार्म टाइम पीस, वॉच ऑटोमेटिव और सीट रिक्लीनर्स में। इन रोड व्हीकल्स एंड रेलवे वैगन्स लीफ स्प्रिंग इज यूज टू एब्जॉर्ब सस्पेंशन लोड, और इन साइकिल सीट और बाइक क्वाइल्ड स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग आर यूज है ना। साइकिल सीट्स में या बाइक्स में हम लोग जो है क्या यूज किया जाता है, वो हेलिकल स्प्रिंग या क्वाइल्ड स्प्रिंग यूज
होता है, वो आप बाइक वगैरह चलाते होगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को जो है गौर किए ही होगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि आज का ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।